हुण आओ एक कीता इन्होंने की है। क्या मसला क्या है, कैसे फेक न्यूज़ को कंट्रोल करे हुकूमत? इन्होंने ये पहली बात ये है, इन्होंने 4 नए अदारे बनाए हैं जी। एक अथॉरिटी बनाई है, एक ट्राइब्यूनल बनाई है, ठीक है जी, एक एजेंसी बनाई है और एक काउंसिल बनाई है। 4 नए अदारे बनाए हैं। जो पहला अदारा है वो था, और चारों के अंदर जो लोग नॉमिनेट होंगे उनके अंदर वो सारे गवर्नमेंट ही करेगी। ये सब ड्रामा है कि एक जर्नलिस्ट होगा और एक फलाना होगा और एक टिंगड़ा होगा। ये हमें पता है ये करते क्या है। अच्छा, ये करते क्या है कि मेजोरिटी ओवरलैप करके एक आध तेरे मेरे जैसा बंदा ठोक देंगे ने, जो बेचारा बेबस हो जाता बोलने भी, उसकी आवाज़ भी जी ड्राउन हो जाती, और ये कह सकते हैं कि हमने तो बड़ा एक इंडिपेंडेंट लोग डाल दिए उसमें। इस नॉनसेंस। ये पेमरा के साथ भी हमारे साथ यही ड्रामा इन्होंने किया था, और भी जो इदारे बनाते हैं प्रेस काउंसिल वगैरह उसके अंदर भी यही ड्रामा करते हैं। अच्छा। एक दो पा देंगे ने साढ़े जैसे लोग जोड़े कि थोड़ी बहुत गल कर लैन, उसके बाद उन्होंने ओवर रूल करके अपना काम करा लेंगे। तो ये तो आई नो हाउ इट वर्क्स। तो ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरी चीज़, चारों इदारे जो है अपने लोग ठोक के अपने हाथ में ले लिए। अब आइए जो पहला अदारा जो इन्होंने बनाया, शुरू में ही इस कानून के अंदर प्रीएम्बल के अंदर ये बात जो डेफिनेशंस की बात है, वहाँ ये कहते हैं कि कोई भी शख्स या गिरोह खड़ा होके कंप्लेंट कर सकता जी, और वो कंप्लेंट 2 उसके बेसिस हो सकते। एक ये कि किसी की रेपुटेशन के ऊपर उसने कोई इल्ज़ाम लगाया हो या इशारा भी किया हो कि ये ठीक नहीं है, और दूसरा ये कि कोई फेक न्यूज़ कही है। ठीक, दोनों 2 इश्यूज बनाए हैं। अच्छा। कैरेक्टर के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं और आप कोई और फेक न्यूज़ भी दे सकते हैं। अब कैरेक्टर के ऊपर जो इल्ज़ाम होता है वो तो डेफेमेशन के अंदर आता है, वो सिविल मैटर है वो जी। वो क्रिमिनल आमतौर पे नहीं होता, बड़ी रेयर केसेस में वो क्रिमिनल डेफेमेशन होती है, बट आमतौर पे सिविल डेफेमेशन होती है। डेफेमेशन इज बिटवीन 2 पीपल, स्टेट डजंट गेट इन्वॉल्वड इन इट। ओके, तो यहाँ स्टेट को इन्वॉल्व कर दिया। और डेफेमेशन का कानून अपनी जगह पे है, वो तो वैसे ही सुट देंगे, उधरों ये भी सुट देंगे। और इसके बेसिस के ऊपर आपकी जो टीवी प्रोग्राम है या आपका वेबसाइट है उसको ब्लॉक करके रिमूव भी कर सकते हैं जी। वो तो स्ट्रेट अवे 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। और ये पावर चेयरमैन को दे दी गई है कि चेयरमैन किसी को कंसल्ट किए बगैर ये हुक्म दे सकता है। अब सोचिए, चेयरमैन किसी को पूछे बगैर बंद कर देगा, ये उसकी स्वाबदीद होगी। एक दफ़ा बंद हो गया ना, खोलना इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद वो कमेटी बैठेगी जी। और फिर वो तफ्तीश होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और फिर जब आप वो सारी चीज़ें उस वक्त तक आप बंद रहेंगे, और फिर जाएगी ये FIA की जो नई एजेंसियां बन रही हैं, वो FIR भी काट सकते हैं अगर वो चाहें, अगर आपने कोई बहुत ही गड़बड़ की है। अच्छा। और ये जो है ये आपको सजा दे देंगे, आपको ये ट्राइब्यूनल वगैरह तादीबी कार्रवाई की सिफारिश कर देंगे। हाँ, ये आपको 3 साल की सजा भी दे देंगे और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई FIR भी कट सकती है। वो अलग बात है, उसका जिक्र नहीं है, मगर वो हमें पता है कि वो तो वैसे भी कटती है बाकी कानूनों के अंदर, और वो किसी इदारे को कहेंगे वो FIR काट देंगे। अच्छा, अब आप आइए कि ये एक इसके अंदर बहुत सी खामियां हैं। इस सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। अब वो कहते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ है जो कि जिसके बेसिस के ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, इसमें जो उन्होंने चीज़ें लिस्ट की हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पूछता हूँ आयशा, अंग्रेजी के कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। अच्छा, मैं उस दिन गिन रहा था कि इन्होंने लिस्टिंग शुरू की है कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी बना रहे हैं ना, उसके पावर्स जो हैं वो क्या क्या कवर करते हैं। अच्छा। तो A से लेके V तक चलता है। अच्छा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ छोड़ दिया। अच्छा, वाह वाह, मजा आ गया। यार 26 लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, तो उसमें से 22 के इन्होंने लिस्ट कर दिए। ये भी मतलब है कि पार्लियामेंट भी सबसे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी बना दी है कि ये चिड़िया उड़ेगी तो वो भी गई। यहाँ तक इसमें हर किस्म की चीज़ लिखी हुई है इसके पावर्स के, और वो सारे के सारे पावर्स जो हैं इन थियरी दे दिए गए हैं इस अथॉरिटी को जी। ठीक, मगर साथ ये भी कह दिया गया है कि चेयरमैन जो है वो खुद फैसला कर सकता है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उसके, वो जो चाहे वो वैसे कर ले, और फिर बाद में कमेटी को बताता रहे कि ये हुआ। और एक जगह पे ये भी लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लेना है, और एक जगह पे ये लिखा है कि कमेटी जो है उसको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर इट कैन कम टू अ पॉलिसी डिसीजन जी। कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है ना। एक तरफ कमेटी बनाई है आपने और आपने कहा कि
वो कोरम होगा उसमें, 5 वो फैसला करेंगे, 9 मेंबर्स होंगे, 9 मेंबर्स होंगे, उसमें से 5 का कोरम होगा। साथ ही ये कह दिया 7 दिन उनको नोटिस चाहिए डिस्कस करने के लिए। साथ ही कह दिया कि चेयरमैन चाहे तो साल फारग कर देवे और 24 घंटे के अंदर अंदर वो ब्लॉक करके रिमूव करवा दे। आप सोचिए, जस्ट थिंक ऑफ इट। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं इसमें। अब आइए आप कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये आपको कहते हैं कि हम आपको बंद कर सकते हैं। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने ये देख रहा था कि शुरू हमेशा जब भी कोई प्रोहिबिशन लगती है आयशा जी, तो हमेशा आइन के अंदर ये एक चीज़ ठोक देते हैं जिसकी आज तक डेफिनेशन हमें नहीं पता क्या है। रियासत मुखालिफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान। अब नजरिया पाकिस्तान के ऊपर तो जितनी किताबें लिखी गई हैं अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकली कि नजरिया पाकिस्तान है क्या जी। वो ठीक है, हम इस्लामिक स्टेट है, हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है, मगर बात ये है कि हमारी आइन क्या कहती है। आइन के अंदर भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नहीं डिफाइन की गई, कहीं नहीं डिफाइन हुई। अच्छा। वो एक बस अज्यूम्ड है कि ये हमारी आइडियोलॉजी है कि वी आर गोइंग टू बी इन इस्लामिक स्टेट। अच्छा, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जी। अब आइडियोलॉजी पाकिस्तान क्या है, क्या चीज़ उसके खिलाफ है और क्या चीज़ उसके हक में है, वी डोंट नो। अच्छा, तो आगे आइए। अच्छा, ये तो सबसे पहली बात है, कानून तोड़ना या उसकी तरगीब देना। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक है कि जी पब्लिक को इंसाइट करना, आग लगा, ये करना, वो सारी बातें मैं एग्री करता हूँ, मगर इसमें 3 चीज़ें और हैं ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। या तो आइडेंटिफाई करते हैं, इधर ही कर देते बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हमारा मतलब ये है कि कोई बंदा हमारी आइन के खिलाफ कोई बात करेगा तो वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक है, कोई बंदा ये कहेगा कि ये इस्लामिक स्टेट नहीं है तो फिर वो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ जी। तो मतलब कोई इस की बातें लिख देते, फिर हमें पता तो लगता है भाई क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कायदे आज़म की आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सेकुलर आइडियोलॉजी थी, कोई कहते हैं नहीं इस्लामिक थी, तो अभी तो वो ये चीज़ें सेटल नहीं हुई। ठीक, फिर कोई लोग कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, कोई लोग कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का तो जिक्र ही नहीं है, यहाँ तो वेलफेयर स्टेट का जिक्र एंड सो ऑन एंड सो मेनी थिंग्स। तो छोड़िए, ये जब भी ये आ जाए ना लफ्ज़ आइडियोलॉजी, आप समझे कि इन्होंने आपको इसके खाते में कोई भी आ सकता है, इसमें खाते में कोई भी करे जो चाहे कर ले। अच्छा, चले, देखिए इंसाफ तो बाद में मिलता है ना, जब आप जुडिशरी के पास जाते हैं, वहाँ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, उसकी तरफ भी आते हैं, मगर उससे पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ फारग कर इल्जाम तो लग गया, इल्जाम लग गया, फड़ गए, चैनल बंद हो गई, फाइन लग गया, सब कुछ हो गया, निर्गे में आ गए, आप आ गए, फारग हो गए, उसके बाद करते रहे आप। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हाई कोर्ट को बीच में से निकाल दिया जी, सुप्रीम कोर्ट जाए, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, ट्राइब्यूनल के। अब बात ये है कि ट्राइब्यूनल जो है वो तो अब पहले तो वहाँ फंस रहे ना आप, पहले आपको बंद किया, फिर 6 महीने आप ट्राइब्यूनल में फंसे रहे, फिर आपके खिलाफ फैसला आया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं साल लगता है, 2 साल लगता है, कुछ टाइम भी है उनके पास सुनने का कि नहीं। आजकल तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम अगर गया हम में से तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके जाएंगे ना कि कानून ही एंटी, दिस लॉ इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ झगड़ा ना हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगा या दूसरे लोग देखेंगे। बहरहाल ये अलग बात है, मगर बात यह है कि इतनी रुकावटें हैं इंसाफ लेने में कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगली चीज़ कि फेक न्यूज़ जी, कोई फेक न्यूज़ या फॉल्स न्यूज़ करता है, तो अब कौन डिसाइड करेगा ये फेक न्यूज़ है या फॉल्स न्यूज़ है। कुछ न्यूज़ तो फेक हकीकत के ख़िलाफ़ होती है, वो तो प्रूव हो जाती है जी, मगर सवाल ये है कि क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है, ये फ़र्क भी बताएं। ये फ़र्क भी हमें बताया जाए। मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि पता नहीं था, गलत फहमी थी, मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, नीयत बुरी नहीं थी लेकिन खबर सही नहीं दे सके, पूरा फैक्ट नहीं पता थे, फैक्ट्स नहीं पता थे, और आपने कुछ कह दिया। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि जी 22 तारीख को मीटिंग हुई थी जी, पता लगा जी वो 24 को हुई थी, तो मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। मैंने कहा वहाँ आयशा थी, नजम सेठी थे, पता लगा आयशा तो थी नहीं, सेठी किसी और के साथ बैठा हुआ था। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, इस पर तो मैं कार्रवाई करूंगी, मैं सिफारिश करूंगी। अच्छा, नहीं तो वो तुम्हें केस बनाना पड़ेगा ना कि ये डिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन चलिए मेरा केस बंद हो जाएगा ना, वो आपकी वेबसाइट तो बंद हो जाएगी। अच्छा, तो डिस इन्फॉर्मेशन ये कि सोचे समझे झूठ फैलाया जाए, सोचे समझे, नीयत खराब थी, नीयत के मुताबिक गलत काम किया। अब ये इसको समटाइम्स तो ये क्लियर हो जाएगा, समटाइम्स ये क्लियर नहीं होता, इसको भी इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करना चाहिए था यहाँ। अगली चीज़ ये जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है
वो ये है कि कंटेन्स aspersions against any person. aspersion अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाया या कोई इशारा किया या निशाना कुछ लगाया बनाया किसी को. aspersion एक इल्ज़ाम ही किस्म की चीज़ होती है, वो कोई हकीकत नहीं होती उसमें, या हो भी सकती है, मगर aspersion को आप ही बेहतर समझती हैं. बहतान लगाना, हाँ, कुछ इस किस्म की बात. और वो कहता है कि जुडिशरी के खिलाफ aspersion हो, आर्म फोर्सेस के खिलाफ हो, मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असेंबली बदनाम करने की कोशिश. aspersion लगा दी. aspersion का मतलब ये है कि किसी तरीके से बदनामी होगी. तो इस किस्म की बात. तो अब बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो कोई ख़ास काम वाम नहीं करते, बेड़ों की तरह अंगूठे लगा देते हैं, एक पार्लियामेंट का तो जॉब है, रबर स्टैम्प का है. और रबर स्टैम्प है, तो फिर तो आप उड़ गए ना. आ गए. गए ना. आप कैसे साबित करेंगे कि रबर स्टैम्प नहीं है? हाँ, तो वो कहेंगे जी हम तो, आपने इल्जाम लगाया, आप साबित करें रबर स्टैम्प है. तो फिर कैसे साबित करेंगे? तो हम तो कहेंगे हमें तो फलाने ने कहा था कि पीछे से आया है कानून, तो आपने मोहर लगानी है और इसके फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं करना. तो फिर वो कहेगा बंदे को सामने ले आओ. असि बंदे को सामने ले आए, बंदा कहे मैं तो गल ही नहीं की थी. तो मतलब है एक तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, इनको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, डिफाइन किया जा सकता था जी. बाकी ठीक है, टेररिज्म को आपने प्रमोट किया, ये किया, वो किया, सारी बातें किया या आपने, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है उस पर. ठीक है, तो ये इस किस्म की इसमें चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है. और ये ज़्यादती दूर हो सकती थी अगर सब मिल के बैठते और ये जो मिल के बैठते इनको अमेंड हम कर लेते. हम सब ये समझते हैं कि ये फेक न्यूज़ बहुत ख़तरनाक चीज़ है. हम ये सब समझते हैं कि कुछ बाउंड्रीज थी मीडिया फ्रीडम की, वो टूट चुकी है जी. हम ये सब समझते हैं कि इसके अंदर मेन कल्प्रिट एक सियासी जमात है जी. हम ये सब समझते हैं, मगर हम समझते हैं कि इस तरीके से आप उस लाठी से सबको हाँक नहीं सकते. कर सकते. थैंक यू. ये ना करें आपने वो कर दिया जी. आपने अगर उस पार्टी को भी समझाना है तो फिर भी कुछ गुंजाइश छोड़ी जाए फॉर फेयर क्रिटिसिज्म. अब ये जो क्रिटिसिज्म है फॉर्म 45 और 47 का, या ये जो क्रिटिसिज्म है कि एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए, मैं समझता हूँ ये फेयर क्रिटिसिज्म. ये पीटीआई इज राइट जब ये मांगती है कि इसके ऊपर बात हो. हाँ, फैक्ट्स लाएं सामने. इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग ये कहती है अच्छा जी तो फिर आरटीएस वाला भी लेके आओ और धरना 2014 की भी डिटेल्स. मैं समझता हूँ वो भी सही है. मगर बात प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है इन बोथ केसेस कोई और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके साथ ये सिटिंग गवर्नमेंट और टक्कर नहीं लेना चाहती. टक्कर छोड़े हो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रूप से चूं भी नहीं करना चाहती. थैंक यू. तू भी बैन हो जाना है. कोई नहीं, तू भी बैन हो जाना. इकट्ठे ही जाएंगे, इकट्ठे ही लगे जाओगे. अच्छा असलो आजकल अच्छी है, आगे बाद बंद हो जाना जो सारा कुछ. अच्छा, अल्लाह खैर करे. अदालतें हैं, हमारी अदालतें काम कर रही हैं. आपको पता ना वो कौन याद है ना आपको? अदालतों में जो हाल हो रहा है वो तो आप देख ही रहे. नहीं, अब तो चैलेंज हो गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया कानून. ये कानून जी. हाँ, तो वो देखिए मैंने कहना यही था कि ये कानून जब बनाती है ना पार्लियामेंट, उसमें लिख देती है कि दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट. अच्छा, वो हाई कोर्ट नहीं मानता इस बात को. वो कहते हैं आइन में लिखा हुआ है एवरीथिंग इज चैलेंजेबल इन द हाई कोर्ट एंड देन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द आइन. तो ये तो हाई कोर्ट में जाएगा. अच्छा, गवर्नमेंट आके कहेगी कि जी ये आप नहीं कर सकते, जाओ गुड़ियाँ उड़ाओ जाके. वो कहेगा गुड़ियाँ तो बैंड ने. अच्छा. तो ये है कि ये हाई कोर्ट में मेरा अपना ख्याल है कि ये जो कुछ क्लॉजेज हैं हाई कोर्ट एडवाइस यही करेगा गवर्नमेंट को कि इनको ठीक करें. और अगर ये नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो ये चलेगा ही नहीं. ठीक है. ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना दूसरा, ये कहीं भी ये कानून नहीं चलेगा. तो बेहतरी और भलाई इसी में है कि उन स्टेक होल्डर्स को आप अपने साथ बिठा लें जो आपकी आवाज़ बनते हैं जब आप ऑपोजिशन है. नुक्ता आज के इस बिल के या कानून के ऊपर जो है एतराज़ का बनता है. वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद.